हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। देखिए, इससे पहले हमने सेट्स चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 और उसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज हमें प्रैक्टिस सेट 1.3 देखना है, पर उससे पहले जो रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल पार्ट है, जो नेसेसरी थ्योरेटिकल पार्ट है, उस थ्योरेटिकल पार्ट को हम पहले सीखेंगे, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। अब देखिए, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम क्या है ये समझ लेंगे पहले हम। ब्रिटिश लॉजिशियन मीन्स जैसे मैथ्स रहा तो हम मैथमेटिशियन कहते हैं, ठीक है ना। वैसे लॉजिक जैसा हमारा मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसी तरह से लॉजिक सब्जेक्ट है, और इस लॉजिक को कहते हैं हम तर्कशास्त्र। ठीक है, तो ये लॉजिक में जो वर्क करते हैं उन्हें कहेंगे हम लॉजिशियन। जैसे मैथमेटिक्स में जो रिसर्च करेंगे, वर्क करेंगे, तो उनको कहते हैं हम मैथमेटिशियन। उसी तरह जो लॉजिक में काम करेंगे तो उनको कहेंगे हम लॉजिशियन। ठीक है, ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन, ये उनका नाम है, was the first to use close figures to represent sets। ये जो ब्रिटिश लॉजिशियन है जॉन वेन, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया है कि देखिए, ये पहले पर्सन थे, ये पहले लॉजिशियन थे कि इन्होंने क्लोज फिगर्स यूज किए हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन से फिगर? क्लोज, मतलब जो बंद आकृति रहेगी उन फिगर्स को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यूज किया है। सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। बहुत ही सिंपल है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम क्लोज फिगर यूज करते हैं उन्हें कहना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्यों कहना है? क्योंकि ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की है कि क्लोज फिगर्स हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो इनका नाम उन डायग्राम को दिया गया है जिन्हें कहते हैं हम वेन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज हमारे पास सेट ए है। सेट ए हमने कंसिडर किया है सपोज 1 2 3 4 5 इन नंबर का। अब वेन डायग्राम में अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस सेट को, तो वेन डायग्राम देखिए, एक तो हम अंडाकृति ले सकते हैं, अंडे के जैसा दिखेगा हमें। ठीक है, तो इसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5। आप कहीं पे भी लिख सकते हो। जैसा एलिमेंट्स लिखते समय ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही वेन डायग्राम में एलिमेंट्स लिखते समय ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सेट कौन सा है? ए। ये हुआ वेन डायग्राम। या तो हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, या फिर देखिए, सपोज हमारे पास एक सेट बी है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट -5 लेस दैन एक्स लेस दैन 0 एंड x इज एन इंटीजर। इस प्रकार का हमारे पास सेट बी है। सेट बी में कौन से एलिमेंट है? ऐसे सब इंटीजर है जो इंटीजर -5 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं। -5 से बड़े और 0 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हमारे पास? -4 -3 -2 -1। ये रहा हमारा सेट बी। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें वेन डायग्राम यूज करके। देखिए, एक तो हमने अंडाकृति यहां पे यूज किया है, या फिर हम रेक्टेंगुलर टाइप भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का बॉक्स भी हम ले सकते हैं। अब यहां पे -4 -3 -2 -1 ऐसा लिखा, या फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेट बी। ठीक है ना। इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बंद आकृतियां यहां पे कंसिडर की जाती है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज फिगर्स यहां पे यूज करेंगे, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, पिक्चोरियल डायग्राम है ये। हमें पता है कि कभी कभी हम वर्ड से ज़्यादा, मतलब जो आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया है उससे ज़्यादा हम पिक्चर से बहुत जल्दी समझ सकते हैं।
जैसे आपने जब बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर सीखा है, मतलब बॉडी के जो पार्ट है बचपन में जब आपने सीखा है, तो ये आपको सिखाते समय पिक्चर बताया गया था कि इसे हैंड कहते हैं, इसे हम आईज कहेंगे, इसे हेयर्स कहेंगे, इसे ईयर्स कहेंगे, इसे नोज कहेंगे, इसको हम फेस कहेंगे, इसे माउथ कहेंगे, इसे टीथ कहेंगे। तो ये सब बातें आपको पिक्चर यूज करके उस टाइम बताई गई थी। क्योंकि पिक्चर के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब पिक्चर कैन 1000 वर्ड्स, ऐसा कहा जाता है, मतलब एक पिक्चर 1000 वर्ड बोल सकता है। एक आधे पिक्चर की तरफ देख के हम बहुत इजीली कुछ बातें समझ सकते हैं, है ना। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में पिक्चर्स रहते हैं, तो मूवी हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, क्योंकि सिर्फ उसमें साउंड नहीं है, साउंड के साथ पिक्चर्स भी है, फोटो भी उसमें आते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठती है, समझने के लिए भी बहुत इजी रहती है। आप बायोलॉजी में देखते हो, बायोलॉजी में जो डायग्राम है आपके, या फिर एक आधे और सब्जेक्ट में, और एक आधा साइंस सब्जेक्ट रहा अपना, तो उसमें भी आपको जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही समझना हमारे लिए इजी जाए, इसलिए हम यहाँ पे अब वेन डायग्राम कंसिडर करेंगे। और ये वेन डायग्राम हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। या तो आप इस तरह से अंडाकृति, एकदम मुझे ठीक से अंडाकृति शेप नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह से निकाल पाओगे। अंडाकृति इस तरह का ले सकते हैं या फिर इस तरह का ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर। मैंने दोनों प्रकार के हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों प्रकार का डायग्राम आपके सामने रखा है। ये हुआ वेन डायग्राम। तो क्या है वेन डायग्राम? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लोज फिगर हम यूज करते हैं, उन्हें क्या कहना है? हमें वेन डायग्राम। बहुत ही सिंपल है। और वेन डायग्राम क्यों कहना है? बिकॉज जॉन वेन, ये जो लॉजिशियन है, इन्होंने इस थ्योरी को हमारे सामने रखा है, तो उनका नाम इन डायग्राम को दिया है। जैसे ये वेन डायग्राम हो गया, ये भी वेन डायग्राम है। इसको पता है आप रेक्टेंगुलर शेप कहते हो, इसको हम अंडाकृति शेप कहेंगे, ये हमें पहले से पता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन्हीं फिगर को, इन्हीं डायग्राम को सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया, इसलिए उनको नाम दिया गया है वेन डायग्राम। ठीक है, ये है वेन डायग्राम। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सबसेट। हमने सेट का डेफिनेशन देखा है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पता है हमें, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अभी आज हमें सबसेट देखना है। ठीक है, देखिए सबसेट का डेफिनेशन क्या बताया गया है। इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, हमारे पास दो सेट्स है, एक ए और दूसरा बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? बी ए का सबसेट है। मतलब बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में रहता है तो हम बी को ए का सबसेट कहेंगे, और इसे लिखेंगे इस तरह से। हम देखिए इस तरह से उसको हम लिखते हैं, और इसे कैसे रीड करेंगे हम? बी इज सबसेट ऑफ ए। इस प्रकार का साइन यहाँ पे यूज किया, मतलब वो इंक्लूड कर रहा है, अंदर ले रहा है, ए बी को अपने इसमें समा ले रहा है। ठीक है ना। तो बी इज सबसेट ऑफ ए, इसे हम रीड करेंगे बी सबसेट ऑफ ए। इस प्रकार से हम उसको लिखेंगे और रीड क्या करेंगे? बी सबसेट ऑफ ए। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए सपोज हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4। समझ रहे ना। अब देखिए सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, सेट बी का 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, सेट बी का 4 यहाँ पे प्रेजेंट है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में नहीं है, लेकिन सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट रहेगा। अब इसको हम वेन डायग्राम यूज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए सपोज हमारे पास ये सेट ए है और इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पे सेट बी। ये सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ये सेट ए और इसे सेट बी कहेंगे हम। अब सेट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लिखा।
सेट ए में तो सभी है 1 2 3 4, लेकिन वो सेट बी में नहीं है, तो हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 4 सपोज। ठीक है ना। अब क्या दिख रहा है हमें, सेट ए में सेट बी है, बी में 2 4 है, लेकिन बी में क्या नहीं है, 1 3 5 नहीं है ना बी में, तो ये हमने आउटर पार्ट में लिखे हैं, बी के बाहर लिखे हैं। और बी में क्या क्या है, 2 4 ये इसमें लिखे हैं, लेकिन ये 2 4 ए में भी है, इसलिए हमने सेट ए में सेट बी लिखा है। समझ रहे हैं आप। तो सेट बी कहाँ प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट है, सेट बी प्रेजेंट इन सेट ए। तो इस तरह से सबसेट हम वेन डायग्राम यूज करके यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सबसेट के लिए कुछ बातें हमें याद रखनी है। किसके लिए, सबसेट के लिए। क्या क्या दिया है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट रहेगा। अब सबसेट की डेफिनेशन हमें पता है, जैसे अब सपोज हमने सेट ए लिया, सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, और सेट ए इसी को हमने कॉपी किया 1 2 3 4। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर इस ए को इसका सबसेट कहना है या फिर इसे इसका सबसेट कहना है, तो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, है या नहीं। सेट ए का हर एक एलिमेंट इस सेट ए में है। सबसेट का डेफिनेशन क्या देखा हमने, बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में रहता है तो बी सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे ए का हर एक एलिमेंट कहाँ पे, ए में है। ए का कोई भी एलिमेंट देखो आपको कहाँ मिलेगा, ए में मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ ए। मतलब हर कोई सेट खुद का सबसेट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट खुद का सबसेट रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें क्या बताया गया है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये सबसेट कैसे होगा, डेफिनेशन क्या है। अब फाई को ए का सबसेट कब कहेंगे, फाई का हर एक एलिमेंट कहां पे रहेगा, ए में। अगर समझो ऐसा रहता, फाई का एक आधा एलिमेंट अगर ए में नहीं रहता तो फाई सबसेट नहीं होता। समझ रहे आप बात को। फाई ए का सबसेट कब नहीं रहेगा, एम्प्टी सेट, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ए का सबसेट कब नहीं रहेगा, जब एम्प्टी सेट का एक आधा एलिमेंट सेट ए में नहीं रहेगा। ऐसा कोई एलिमेंट है एम्प्टी सेट में जो ए में नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब एम्प्टी सेट का हर एक एलिमेंट ए में, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं वहां पे। इसलिए क्या हमेशा क्या रहेगा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट रहेगा। अब देखिए, अगर a इक्वल्स टू बी है, सपोज मैंने इसको b कहा और एलिमेंट्स मैंने इस प्रकार के कंसीडर किए 2 4 3 1। अब इनके बारे में देखते हैं। हमारे पास दो सेट है, सेट a है और सेट b है। अब देखिए ये सेट है हमारे पास, हम a इक्वल्स टू b ले सकते हैं क्या। इक्वल सेट हम कब कहते हैं, जब दोनों सेट के एलिमेंट सेम रहेंगे। मतलब a का हर एक एलिमेंट b में रहेगा, b का हर एक एलिमेंट a में रहेगा, तब उन सेट को क्या कह सकते हैं हम, इक्वल सेट है क्या। देखिए a का 1 यहाँ पे है, a का 2 है, a का 3 है, a का 4 है। मतलब a के सभी एलिमेंट b में मिले। अब b के एलिमेंट a में है क्या, देखते हैं। b में जो 2 है इधर है, b में जो 4 है यहाँ पे है, b में जो 3 है यहाँ है, b में जो 1 है यहाँ है। मतलब सेट a का हर एक एलिमेंट सेट b में है, सेट b का हर एक एलिमेंट सेट a में है, तो a इक्वल्स टू b हुआ। अब a b का सबसेट रहेगा क्या, a का हर एक एलिमेंट b में, अभी देखा हमने, और b का हर एक एलिमेंट a में है, तो a b का सबसेट हुआ और b a का सबसेट हुआ। मतलब जब भी दो सेट इक्वल रहते हैं, देखिए जब भी दो सेट इक्वल रहेंगे तो हर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट रहेगा। a इक्वल्स टू अगर b रहता है तो a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a। ये हमारा क्वेश्चन, सॉरी ये हमारा पॉइंट नंबर 3। अगर दो सेट्स इक्वल रहते हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट रहेगा, दूसरा सेट
पहले सेट का सबसेट रहेगा। अब इधर से इधर जाएंगे, ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो सेट क्या हो गए? इक्वल। ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या? ए का हर एक एलिमेंट बी में है। बी सबसेट ऑफ ए मतलब क्या? बी का हर एक एलिमेंट ए में है। ए के सभी एलिमेंट बी में है, बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी रहा। ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर कोई सेट खुद का सबसेट रहेगा, ये पहला पॉइंट। सेकंड, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट रहेगा। तीसरा, अगर दो सेट इक्वल रहते हैं तो पहला सेट दूसरे का और दूसरा सेट पहले का सबसेट रहेगा। चौथा, अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट है, तो उन सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। देखिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इफ ए इक्वल्स टू बी मतलब सेट इक्वल है, इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। और फोर्थ नंबर का पॉइंट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल्स टू बी। देखिए, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हमें देखने हैं, एक यूनिवर्सल सेट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब पहले हम यूनिवर्सल सेट देखते हैं। हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। सपोज हमारे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हम अब 3 सेट कंसिडर करेंगे बी सी डी। हमने बी लिया 1 3 5 7 9, हमने सी लिया 2 4 6 8, हमने डी लिया 1 9। अब अगर ध्यान दीजिए, हम इन दोनों सेट के ए और बी के बारे में अगर सोचेंगे, सेट बी और सेट ए के बारे में, तो आपको देखिए क्या समझेगा, क्या दिखेगा आपको। अब देखिए, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। बी का 1 यहाँ पे है, बी का 3 यहाँ पे है, बी का 5 यहाँ पे है, बी सेट का 7 यहाँ पे है, बी सेट का 9 यहाँ पे है। मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, तो हम बी इज सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं। वाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, तो बी सबसेट ऑफ ए। सी का भी आपको हर एक एलिमेंट सेट ए में दिखेगा। 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। मतलब सी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, तो सी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का डेफिनेशन हमें पता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सी का हर एक एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, देयरफॉर सी इज सबसेट ऑफ ए। अब डी देखिए, डी का 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, डी का 9 भी ए में प्रेजेंट है, तो डी का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहेंगे, डी इज सबसेट ऑफ ए। देखिए, हमने जो 4 सेट यहाँ पे कंसिडर किए हैं, इसमें से these 3 सेट्स आर सबसेट ऑफ ए। मतलब हम अभी जो देख रहे हैं, हमारे पास जो अभी 4 सेट है, वी आर हैविंग 4 सेट्स, तो इसमें से बी सी डी ये जो 3 सेट्स है, ये इस प्रकार से है कि तीनों भी सेट ए के सबसेट है। बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा रहता है, एक आधा बड़ा सेट जिस सेट के रिमेनिंग सभी सेट सबसेट रहते हैं, अंडर कंसिडरेशन हम अगर एक आधा सेट हम कंसिडर करने जा रहे इस प्रकार का कि वहां के रिमेनिंग सभी सेट्स उस सेट के सबसेट रहते हैं, तो इस प्रकार के सेट को कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे इसे हम? यूनिवर्सल सेट, जैसे यूनिवर्स। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर
रियल नंबर में रहता है, सेट ऑफ होल नंबर ये भी रियल नंबर में आता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी रियल नंबर में आता है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर ये भी रियल नंबर में आता है, इवन नंबर रियल नंबर में आते हैं, ऑड नंबर रियल नंबर में आते हैं। मतलब रियल नंबर हर एक सेट रियल नंबर का सबसेट हो रहा है, फिर वो नेचुरल रहे, होल रहे, इंटीजर रहे, हर एक सेट रियल नंबर के सेट का सबसेट आ रहा है, तो रियल नंबर हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल यू कंसीडर करेंगे। किसको? यूनिवर्सल सेट को। मतलब यूनिवर्सल सेट जब भी हम लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू। तो हमारा यहां का सेट ए जो है, सेट ए क्या होगा? फिर यूनिवर्सल सेट। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यह डेफिनेशन आपका और क्लियर हो जाएगा। क्या यूनिवर्सल सेट? जैसे हमने सेट ए कंसीडर किया, बाकी सेट बी, सेट सी और सेट डी है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या बताया गया है? अंडर एनी कंसिडरेशन, मतलब हम कुछ अगर कंसीडर करते हैं, अंडर एनी कंसिडरेशन, इफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ दैट सेट, अगर हर एक सेट उस सेट का सबसेट रहता है तो उस सेट को कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के लिए हम यूज करेंगे यू। जैसे रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के सेट के लिए आर यूज करते हैं, होल नंबर के सेट के लिए डब्ल्यू कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट के लिए हम एन लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट के लिए हम कैपिटल यू यूज करेंगे। और जब भी यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम वहां पे उसके लिए हमेशा यूज करेंगे रेक्टेंगल, इस प्रकार से। समझ रहे हैं आप? तो रेक्टेंगल में जैसे अब, तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगुलर शेप जो है, रेक्टेंगुलर शेप हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यू लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा वेन डायग्राम, जब भी यूनिवर्सल सेट का कंसीडर करेंगे तो वेन डायग्राम में हम क्या यूज करेंगे? रेक्टेंगल यूज करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यू लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट को जब भी हमें वेन डायग्राम में लिखना है तो हम रेक्टेंगल वहां पे लिखेंगे, मतलब रेक्टेंगल वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये हुआ यूनिवर्सल सेट, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखिए सपोज मेरे पास सेट ए है, जिस सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब सेट बी मैं यहां पे कंसीडर करूंगा 2 और 4, इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेट ए का सेट बी सबसेट हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए। सपोज सी यहां पे मैं कंसीडर करता हूं 1 5, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। सपोज मैंने डी कंसीडर किया है, ध्यान दीजिए डी है मेरे पास 1 3 5, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन को अगर हम यहां पे कॉपी करते हैं तो ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि क्या? क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए, तो ए क्या हुआ हमारे लिए? यूनिवर्सल सेट। समझ रहे ना आप? ए क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। ये हर कोई सेट इसका सबसेट है। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है हर एक सेट का। देखिए ये जो बी है इसका कॉम्प्लीमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। एंड व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी डैश को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। सिमिलरली सी डैश, इसको क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ठीक है, सिमिलरली डी डैश, इसको क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश है, सेट सी का कॉम्प्लीमेंट सी डैश है, सेट डी का कॉम्प्लीमेंट डी डैश है।
सेट बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश रहेगा, सेट सी का कॉम्प्लीमेंट सी डैश रहेगा, सेट डी का कॉम्प्लीमेंट डी डैश रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम डैश लिखेंगे। अब ये कैसे, ये ऑपरेशन एक्चुअली सेट के ऊपर हम जो करने जा रहे हैं इसे हम ऑपरेशन कहेंगे। इस प्रकार का ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। अब ये ऑपरेशन हम कैसा लेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेट बी में जो एलिमेंट्स हमें दिखते हैं, सेट बी में वो एलिमेंट छोड़ के हम रिमेनिंग एलिमेंट सेट ए से लेंगे। रिमेनिंग मतलब 2 और 4 छोड़ के, तो कौन कौन से रहेंगे फिर, यहां पे रहेगा 1 3 5, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ सेट बी, the element of set A does not present in set B। A के ऐसे एलिमेंट जो B में प्रेजेंट नहीं है। The element of set A which does not belong to set B। A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है उनको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन पता चला है। अब सी डैश क्या लेंगे हम, ए के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है, मतलब सी के एलिमेंट छोड़ के, सी में 1 है तो 1 यहां पे लेना नहीं है, सी में 5 है वो लेना नहीं है। ये दोनों एलिमेंट छोड़ के ए के एलिमेंट हमें कंसीडर करने हैं। कौन कौन से रहेंगे, 1 लेना नहीं है, 1 है यहां पे, 2 यहां पे है क्या, नहीं, उसे कंसीडर करेंगे, 3 यहां पे है क्या, नहीं, उसे लेंगे हम, 4 यहां पे है क्या, नहीं, उसे लेंगे हम, 5 यहां पे लेंगे क्या हम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 सी में प्रेजेंट है। तो ए के ऐसे एलिमेंट हमें लेने हैं जो सी में नहीं है, सी में जो नहीं है मतलब सी छोड़ के, बी डैश मतलब बी छोड़ के, सी डैश मतलब सी छोड़ के, डी डैश मतलब डी छोड़ के। अब डी छोड़ देना है, डी छोड़ देना है मतलब 1 3 5 छोड़ देने हैं ए से। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 1 लेना नहीं है, 2 लेना है हमें क्योंकि 2 डी में नहीं है, 3 लेना नहीं है वो डी में है, फिर उसके बाद हमें 4 लेना है। समझ रहे हैं, इस तरह से हमने यहां पे कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया है। अब इसी कॉम्प्लीमेंट को अगर हमें वेन डायग्राम में लिखना है, देखिए ध्यान दीजिए, सपोज मैं इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट कंसीडर करता हूं और इसमें सेट बी लेता हूं, या फिर ये सेट ए और ये यूनिवर्सल सेट, हम वेन डायग्राम यूज करने जा रहे हैं। अब अगर मैं इसे शेड करता हूं तो ये सेट ए रहेगा। ठीक है, अगर मुझे ए डैश लेना है मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए को छोड़ के, ये मेरे पास सेट ए है, इसे छोड़ के मतलब ये रहेगा। समझ रहे क्या आप, तो ये क्या हुआ, ए डैश, जिस पोर्शन को हमने शेड किया है, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, जिस पोर्शन को हमने शेड किया है ये यूनिवर्सल सेट यू है और ये ए है, और जिस पोर्शन को हमने शेड किया है, ठीक है ना, यहाँ पे लाइन जो हमने कंसीडर की है, ये पोर्शन कौन सा है, ए डैश, ए को छोड़ के। समझ रहे ना आप, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में कंसीडर करेंगे। और हमेशा देखिए यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए या फिर यूनिवर्सल सेट के लिए वेन डायग्राम में हमेशा हम क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे तो आप अंडाकृति ले सकते हो या फिर सर्कल लिया तो भी चलेगा, दोनों भी चलेंगे। अंडाकृति लिखा तो भी चलता है या फिर सर्कल लिया तो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल कंसीडर किया, आप इसको अंडाकृति कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अंडाकृति बताया है लेकिन आपने उसको सर्कल भी यूज किया तो भी चलेगा, सर्कल भी यूज कर सकते हैं, अंडाकृति शेप भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स सेट बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं रहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। ये बहुत ही सिंपल है। B dash is the complement of B, C dash is the complement of C, D dash is the complement of D। समझ में आ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखिए,
यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। मतलब देखिए ये ए डैश है हमारे पास, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें वही सेट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज दैट सेट इटसेल्फ। नो एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड ए डैश। देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू, ये कंप्लीट ये रेक्टेंगल। अब ये दिख रहा है हमें ये सेट ए है, ए को छोड़ के ए डैश रहेगा। अब इनमें कहीं पे भी हमें कुछ कॉमन नहीं दिखेगा क्योंकि बाउंड्री है, इसके अंदर सेट ए है और बाहर का ए डैश है, तो सेट ए और सेट ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। नो एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड ए डैश। सेट ए और सेट ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। थर्ड, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें देख सकते हो ए कहां पे है, यूनिवर्सल सेट में, ए डैश भी कहां पे है, यूनिवर्सल सेट में। मतलब ए इज सबसेट ऑफ यू, यू माने यूनिवर्सल सेट, ए डैश इज सबसेट ऑफ यू। वो सेट सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, उसका कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू इज एम्प्टी सेट। अगर हमने यूनिवर्सल सेट को ही रिमूव किया तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसे कहेंगे हम एम्प्टी सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट रहेगा, उसी प्रकार से एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, इसको अगर हमने निकाल दिया तो यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट रहेगा और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट रहेगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये 5 ही प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए मिलेगा। नो एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड ए डैश, उस सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ए इज सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। मतलब ओ सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट दोनों भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट रहेगा, उसी तरह से एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट रहेगा। देखिए इतना पार्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पार्ट आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लो, रीड करो और अपने नोटबुक में लिखो। अगर कुछ इसमें आपको डिफ़िकल्टी है तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ कि सर ये पार्ट मुझे अभी तक नहीं समझा है, हम उसे और रिपीट करेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने के लिए ये पार्ट जितना भी आज के वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट लिया है वो कंप्लीट पूरा का पूरा पार्ट आपका अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो धन्यवाद, नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास को पढ़ते होंगे तो उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक करना ज़रूरी है और कमेंट वहाँ पे लिख के ज़रूर भेजिए कि आपको वीडियो यह कैसा लगा है, ठीक है। आपके फ्रेंड को भी बताएं, उनको भी वीडियोस लाइक और शेयर करने के लिए कहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।